नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोग जब भारत का इतिहास पढ़ते होंगे, भारत के बारे में पढ़ते होंगे, तो 3 तारीख आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण दिखती होगी। और हर साल 3 तारीख पर, एक तो 15 अगस्त को आप लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिवस मनाते रहते हैं। और एक 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक तारीख है 26 जनवरी, और इस दिन आप लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 15 अगस्त तो 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। और आप देखते हैं कि इसलिए हम लोग आज़ादी का दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको मालूम होगा कि 1947 तक पाकिस्तान हो फिर चाहे बांग्लादेश हो, ये दोनों हमारे हिस्सा हुआ करते थे। 1947 में पाकिस्तान अलग हो जाता है और पाकिस्तान को बांग्लादेश में भी मिला था। लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और बांग्लादेश आज़ाद होता है। तो अभी आप देखेंगे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से हमारे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सीमा लगती है। और फिर चाहे आप देखिए अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान से केवल हमारे किसकी सीमा लगती है, अब लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है। चाइना की बात करें तो आप देखेंगे चाइना से हमारी सीमा लगती है। चाइना से हमारे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। और वहीं चाइना नेपाल से देखें हम लोग तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। भूटान से अगर आप लोग देखें तो देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और सिक्किम की सीमा लगती है। वहीं अगर आप लोग म्यांमार से देखें तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है। 4 राज्यों की सीमा लगती है। और बांग्लादेश से अगर आप लोग देखें तो देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। 5 राज्यों की सीमा लगती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि आप देखते हैं कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है सिक्किम की सीमा कितने देशों से लगती है। तो अगर आप लोगों को याद होगा भारत का मैप, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में, तो आप लोग कह दोगे कि नेपाल से लगती है भाई, चाइना से लगती है और भूटान से लगती है। तो 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। तो जरूर याद रखा करिएगा आप लोग। फिर आप देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था, इसलिए उसे आप लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था, इसीलिए आप लोग उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी एक और आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि 26 जनवरी ही क्यों चुना गया संविधान लागू करने के लिए अंतिम रूप से। 26 दिसंबर कर लेते, 26 फरवरी कर लेते, भाई 20 जनवरी कर लेते। तो आप लोगों ने इतिहास में अगर पढ़ा होगा तो 26 जनवरी 1930 की एक तिथि पड़ी होगी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। और उसी तारीख को इसीलिए चुना गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग कहोगे एक और क्वेश्चन मुझसे पूछ लोगे कि भाई ये गणतंत्र दिवस क्या होता है, यानी कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र दिवस तो आप समझ गए हैं, मतलब गणतंत्र क्या होता है। गणराज्य या गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित होती है। कहने का मतलब हम आप में समाहित होती है। वह राष्ट्र या राज्य जिसमें समस्त राजसत्ता जनसाधारण के हाथों में होती है और वे सामूहिक रूप से ही अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन और न्याय का विधान करते हैं। और इसी को आप लोग जनतंत्र और प्रजातंत्र कहते हैं। हमारे यहाँ आप देखिए हर 5 साल में आपके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो हम लोग चुनते हैं ना कि कोई राजा आकर हमारे ऊपर शासन करने लगता है, फिर उसका बेटा हमारे ऊपर शासन करने लगता है। ये अलग बात है कि आप देखते हैं कि नेताओं के नेता, फिर नेताओं के बेटे, बेटों के बेटे राजनीति करते रहते हैं। बदलते युग में नए संकल्प संग आगे बढ़ रहा है हमारा गणतंत्र यानी कि भारत। और आत्मनिर्भरता की सीढ़ी, सबसे पहले बात करने करें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के स्थानों पर नई रक्षा कंपनियों का गठन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इसी प्रकार की कई सुधारवादी कदमों से भारत रक्षा निर्यात को बढ़ाने में
जोर दे रहा है और 70% रक्षा बजट स्वदेशी रक्षा उद्योगों के लिए 2022-23 में सरकार ने आवंटित किया है। और ये आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान जैसे और चाइना जैसे हमारे पड़ोसी हों तो हमें रक्षा पर अपना ध्यान देना ही होगा। 2020-21 में भारत का रक्षा निर्यात 11,607 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। अब हम इजराइल, स्वीडन सहित कई एशियाई देशों को भी रक्षा उत्पाद बेच रहे हैं, अच्छी बात है। खरीदना अच्छी बात, कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, बेचना अच्छी बात होती है। 36,500 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा निर्यात का लक्ष्य भारत ने 2025 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। स्टार्टअप की बात करें तो 15,400 गुना से भी अधिक की वृद्धि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बीते 7 वर्षों में हुई है और देश में स्टार्टअप्स की संख्या 471 से बढ़कर 73,000 पार कर चुकी है। 56 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप काम कर रहे हैं और जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल, पर्यावरण, फैशन जैसे अहम सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। 13,500 से अधिक स्टार्टअप के साथ बीते 7 वर्ष में देश में महाराष्ट्र सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और जहां इनके माध्यम से 1.46 लाख रोजगार का सृजन हुआ है और दिल्ली में 8,636 स्टार्टअप के साथ 87,643 रोजगार का सृजन हुआ है। यहाँ निर्माण की बात करें तो 2021 के सितंबर माह में केंद्र सरकार ने ऑटो और नॉन उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए PLI यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना की घोषणा की थी और 500 अरब डॉलर से अधिक योगदान भारत द्वारा वैश्विक निर्माण के क्षेत्र में 2030 तक के लिए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। 25% हिस्सेदारी निर्माण के क्षेत्र में भागीदारी की GDP करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। डिजिटल पहचान, आजकल आप देखिए डिजिटल की बात हो रही है। यदि यह सदी डिजिटल तकनीक की है और बड़े शोरूम से लेकर सब्जी के ठेले तक स्वीकार किए जा रहे हैं डिजिटल लेन देन बताते हैं और गणतंत्र बदलते विश्व की को नई राह दिखा रहा है। आजकल आप लोग पानी पूरी वाले के पास जाते होंगे, वहाँ भी आप देखते हैं कि डिजिटल वो भी हो गया है। 782 करोड़ से अधिक UPI लेन देन दिसंबर 2022 में भारत में हुए, जो विश्व में सबसे अधिक है और इसमें 12.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। 435 अरब डॉलर तक IT, बिजनेस, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिजिटल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र का कारोबार वर्ष 2025 तक होने का अनुमान है, जो पहले से करीब 2 गुना है। 2025 तक देश की डिजिटल इकोनॉमी के $1 ट्रिलियन पर पहुंचने का अनुमान है, मैकिन्से ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। 130 करोड़ से अधिक कार्ड धारक देश में अप्रैल 2021 तक हो चुके हैं। हरित ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि समृद्धि और सुगम जीवन की परिकल्पना तभी साकार होगी जब पृथ्वी का वातावरण रहने लायक बना रहे और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी भारत अगुवा बन रहा है और 2070 तक भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन वाले देश बनने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सरकार ने पंचामेट नाम से एक लक्ष्य भी तय किया है, जिसके शेष 4 भाग इस तरह से हैं। 500 गीगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन, 50% ऊर्जा जरूरतें नवीकरणीय माध्यमों से पूरी करना, 1 अरब टन कार्बन एमिशन में कमी और 40% तक अधिक का कार्बन घनत्व कम करना, ये लक्ष्य रखा गया है। 2015 में पेरिस में COP सम्मेलन में भारत ने अपने ऊर्जा उत्पादन का 40% भाग हरित ऊर्जा से करने का लक्ष्य रखा था, जिसे तय सीमा वर्ष 2030 से पहले ही प्राप्त कर लिया था और 60% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा और सौर माध्यम से देश में वर्ष 2030 तक करने का लक्ष्य है, जो लगभग 240 गीगावाट होगी। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सक्षम नेतृत्व और संघर्षशीलता से देश मंदी से बाहर आया है। ये हम सितारों तक पहुंच कर भी पांव जमीन पर रखते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुर्मू ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया है। कहा, हमने किसी गरीब को कठिन समय में भूखे पेट सोने नहीं दिया है। आप सभी ने देखा है कि नई राष्ट्रपति साहिबा बनी हुई है और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और आप देखेंगे कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा की बात होती तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और आप देखें कि इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। इसकी यहाँ आप देखेंगे कि गणेशी लाल राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और आप देखेंगे 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए।
राष्ट्रपति की अगर हम लोग चुनाव की बात करें तो आप देखेंगे इसके चुनाव में विधायक आपके लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। आर्टिकल 52 को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें राष्ट्रपति की बात कही गई है। मुलायम सिंह यादव और एस एम कृष्णा और जाकिर हुसैन सहित 6 को पद्म विभूषण मिला है। 19 महिलाओं समेत 109 हस्तियों को आप देखेंगे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजनीतिक, डॉक्टर, समाजसेवी, कलाकार, हर विधा को सम्मान दिया गया है। तो चलिए अच्छी बात है। मेजर शुभांग और नायक को जितेंद्र को कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। सीआरपीएफ के पीआर मिश्रा को 8वीं बार वीरता पदक पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। आप सभी जानते हैं कि 1954 में ये पुरस्कार शुरू हुए थे, और अगर आप लोग किसी राज्य से संबंध रखते हैं, वहाँ किसी व्यक्ति को दिया गया है जो चर्चा में रहा है, तो उसके बारे में आप लोग याद रखें, क्योंकि 109 लोगों के बारे में आप लोग शायद याद सभी का नाम याद ना रख पाए। ठीक है, तो जैसे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और रक्षा मंत्री भी रहे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था, कांग्रेस को झटका लगाए। और कसा तंज बोले कि आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने ट्वीट हटाने को धमकाया। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए, गुजरात दंगे 2002 में हुए थे, तो आप देखिए इसमें प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान में मोदी साहब है ना, इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। और कई बार आप देखिए इस तरह की बातें होती रही हैं, तो उसी को लेकर आप देखते हैं क्या होता है कि उस पर बैन लगा दिया गया हमारे देश में। और कांग्रेस की बात होती है तो बहुत सारे पार्टी आज आप लोग बीजेपी में नेता देखेंगे जो कांग्रेस से ही आए हुए हैं। और कांग्रेस एक पुराना राजनीतिक दल है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। और आप देखेंगे कि इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर हंगामा हुआ है। देखिए उसी को लेकर बात हो रही है। आयोग लोगों को तत्काल नौकरी से हटाए, एसएससी हाईकोर्ट। एक कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार में लेकर आप देखेंगे स्कूल सेवा आयोग को फटकार लगाई है। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो घोटाला हुआ है। और वैसे आप लोगों को एक बात मालूम होनी चाहिए कि हर राज्य में आप देखिए कि इस तरह के घोटाले होते हैं, जैसे तैसे पेपर होते हैं, मालूम चलता है उसमें धांधली हो गई है, लेकिन कहीं अच्छे से जांच हो जा रही है, कहीं से अच्छे से जांच नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल की सीमा आप देखिए उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से और असम से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आप लोगों का पश्चिम बंगाल फैलता है, तो ये भी याद रखिएगा। आज से क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले उपलब्ध कराना शुरू होगा। प्रथम न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की घोषणा। प्रधान न्यायाधीश, फिलहाल क्षेत्रीय भाषाओं में 1200 से ज़्यादा फैसले होंगे जारी। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी तो है नहीं है। आप देखते हैं कि अधिकतर जो फैसले आते हैं वो इंग्लिश में दिए जाते हैं। हमारी सरकार के द्वारा कोई योजना लाई जाती है वो इंग्लिश में दी जाती है। इस पर बहुत पहले से सवाल उठते आ रहे हैं कि आप राष्ट्रीय भाषा हिंदी बनाने की बात करते हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप सोचिए कि अगर इंग्लिश में आ रहा है कोई फैसला, तो आपको लगता है कि बुंदेलखंड का बुंदेली बोलने वाला, हिंदी जानने वाला उस भाषा को समझ पाएगा? तो इसीलिए कहा जाता है कि ठीक है आप इंग्लिश में लाइए, कोई भी कानून बनाना है, कुछ भी करना है, फैसला देना है, लेकिन उसका अनुवाद तो करवा सकते हैं आप लोग स्थानीय भाषा में, कि लोग उसे पढ़ सकें और उसे समझ सकें, उसका फायदा ले सकें। आप देखिए कि भगवान बुद्ध के बारे में आप लोग पढ़ते हैं इतिहास में, आप लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं, वो स्थानीय भाषा में बात करते थे। जहाँ भी जाते थे वहाँ की स्थानीय भाषा में बात करते थे, तो वहाँ लोग उन्हें समझ पाते थे बेहतर। भारत और मिस्र बने एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती देने के लिए बात हो रही है। और अभी आप देखिए कि हमारे मुख्य अतिथि हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के, कौन? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, इनका नाम याद रखिए। नीतीश और कुशवाहा के बीच जुबानी जंग तेज हुई है। ये आप देखिए बिहार में राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। बिहार की राजधानी पटना है और आप देखेंगे कि पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुआ करते थे और एक उपेंद्र कुशवाहा है, वो आप देखेंगे उन्होंने इनकी जेडीयू के साथ पार्टी का विलय कर लिया था। पहले अलग इनकी एक पार्टी हुआ करती थी, तो वही अब चल रहा है।
इसकी उत्तर से प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 96,163 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे यहाँ फैला हुआ है। ये सब राजनीतिक ड्रामा है, चलते रहेंगे। आबकारी नीति घोटाले में 77 करोड़ की गाड़ियां, मकान व रेस्टोरेंट जब्त हुए हैं। और समीर महिंदो, विजय नायर, अरुण पिल्लई और अन्य की संपत्तियां शामिल हैं। घोटाले से सरकारी खजाने को कम से कम 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान की बात हो रही है। ईडी ने एक बात कही है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आप देखेंगे आय व्यय करना। और आप लोगों को एक बात मालूम होगा कि आबकारी यानी कि शराब घोटाले की बात हो रही है। दिल्ली में जो शराब घोटाले सामने आकर आ रहा है। और देखिए, नई दिल्ली इसकी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन विधानसभा है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीके सक्सेना वर्तमान में उपराज्यपाल है यहाँ के। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। और इसमें आप लोग देखेंगे कि चुनी हुई राज्य सरकारों के कामकाज में किया जा रहा है दखल, केजरीवाल कह रहे हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों में दूर होंगी सीवर की समस्या, ये यहाँ के मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। चलिए, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। संविधान के रूप में हम बड़े साहस के साथ देश के सपने एवं आकांक्षाओं को छपे हुए लिखित अक्षरों में शक्ल देने का बड़ा जोखिम ले रहे हैं, लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है। एक और आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो कभी इस तरह के टॉपिक पर अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो आप लोग जो महान हमारी हस्तियाँ रही हैं, उनके जो वाक्य रहे हैं, उन्होंने जो कोट कहे हैं, वो भी आप लोग जरूर लिखा करिएगा। एक प्रभावकारी आंसर आपका हो जाता है। दिल्ली सरकार 8 और बलिदानियों के परिवारों को देगी 1 करोड़ मुख्यमंत्री। चलिए, 40 दिन बाद साफ हुई दिल्ली की हवा, मध्यम श्रेणी में रहा AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात हो रही है। बसंत पंचमी की तैयारी हो रही है। एयरपोर्ट के ट्रांजिट जोन में नामीबिया के नागरिक ने डाला डेरा। एम्स में बदलेगा 50 साल पुराना MBBS की पढ़ाई का पैटर्न। और एम्स में अपनी नियुक्ति के बाद से लगातार सुधार में जुटे निदेशक प्रोफेसर M श्रीनिवास ने अब पिछले 50 सालों से चल रहे MBBS की पढ़ाई के पैटर्न को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। पैटर्न में बदलाव के सुझाव देने के लिए निदेशक ने बुधवार को 11 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। दिल्ली से बाहर पूरक पौधारोपण के लिए पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी। पौधे तो लगते रहना चाहिए। पुलिस की पुनर्विचार याचिका पर अंशुल बंधुओं को नोटिस। ये 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में। विश्व पर्यटन दिवस पर श्री जगन्नाथ यात्रा भारत गौरव ट्रेन सेवा शुरू हुई है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में ज़रूर आप लोग याद रखा करिएगा। और 2021 की थीम क्या थी? देखो अपना देश। और आप देखेंगे कि पिछले साल 2022 की थीम क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव थी। ठीक है। और इस साल की थीम क्या रखी गई 2023 की? सामुदायिक, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। तो ये जरूर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, थीम से आ जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए कि भाई बताइए। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य भारतीय पर्यटन की खूबसूरत जगहों पर प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान करता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को क्या आप लोग मनाते हैं? नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस दिवस की शुरुआत 1948 में हुई थी, देश को आज़ादी मिलने के बाद। चलिए, तो आप लोग देखते रहा करिएगा। कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भर गणतंत्र की शक्ति दुनिया की को देगी संदेश। और आप देखेंगे कि सैन्य सांस्कृतिक शक्ति की झलक बढ़ाएगी। गौरव मिस्र के राष्ट्रपति सीसी होंगे इसके मुख्य अतिथि। भारतीय सेना के तीनों अंगों में देखेगी नारी शक्ति की झलक। और ये पहली बार राष्ट्रपति के रूप में गणतंत्र दिवस परेड की सलामी देंगी द्रौपदी मुर्मू। कर्तव्य पथ बनेगा गणतंत्र दिवस की परेड साक्षी। परेड में प्रदर्शित किए जाने वाले सभी सैन्य उपकरण स्वदेशी होंगे। 21 तोपों की सलामी देने के लिए इस बार स्वदेशी इंडियन फील्ड गन का
प्रयोग होगा। सैन्य बलों में शामिल महिला शक्ति होंगे मुख्य आकर्षण। मोटरसाइकिल और दिखाएंगी हैरत अंगेज स्टैंड। राफेल और सुखोई दिखाएंगे आकाश में करतब। पहली बार श्रमिक, सब्जी विक्रेता, दुकानदार, रिक्शा चालक परेड देखने को आमंत्रित किए गए हैं इसमें। चलिए अच्छी बात है, आप देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अन्य चीज़ों की तरह मुझे संविधान सभा के निहितार्थ के बारे में भी अध्ययन करने के लिए मजबूर किया, लेकिन मेरे मन में कुछ शंकाएं थी। वास्तविक तथ्यों ने मेरी शंकाओं का निराकरण किया। अब मैं इस मसले पर नेहरू से भी ज़्यादा उत्साहित हूँ। हरिजन में महात्मा गांधी ने लिखा है लेख 1939 में। मैं समझता हूँ कि संविधान लचीला और बेहतर है। यह इतने शक्तिशाली है कि शांति और युद्ध काल में देश को एक सूत्र में बांध रख सकता है। यदि नए संविधान के अधीन चीज़ें सही ढंग से काम नहीं करती हैं तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास खराब संविधान है, हम कहेंगे कि लोग खराब हैं। बी आर अम्बेडकर, संविधान के जनक, संविधान के पिता साहब ने कही थी ये बात। और आप लोगों को एक और बात मालूम है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं और भाषाएं भी बहुत सारे बोलने वाले रखते हैं। फिर भी हम लोग सब संविधान से जुड़े हुए हैं और संविधान के कारण ही आप देखिए एक भारत बना हुआ है। अगर भाषाई आधार पर होता है तो आप देखते हैं तमाम भारत में हिस्से होते, धर्म के आधार पर होता है तो और तमाम हिस्से होते हैं। भारत मिस्र ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को दिया रणनीतिक रिश्तों का दर्जा। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की मोदी और अल सीसी ने की निंदा। मिस्र के राष्ट्रपति का राजकीय सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई मुलाकात। और दोनों देशों के बीच राजनीतिक व सुरक्षा संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक सहयोग प्रगाढ़ होगा। शैक्षणिक और सांस्कृतिक रिश्तों को नई दिशा मिलेगी। राष्ट्र निर्माण में समझें अपने योगदान, अवश्य करें मतदान। ये आप देखते हैं राष्ट्रपति मुर्मू साहब कह रही हैं। और तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन सेवाएं कुछ घंटों तक रहीं ठप। महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ नारा नहीं है, राष्ट्रपति साहब ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी याचिकाओं पर होगी सुनवाई। और 3 लंबित याचिकाओं में से एक कार्यकर्ता दिनेश कुमार सोनी की और पर्यावरण मंजूरी के कथित रूप से उल्लंघन का लगाया है आरोप। एक और बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की सशर्त अंतरिम जमानत दी हुई है। लखीमपुरी खेरी हिंसा हुई थी जो उत्तर प्रदेश में, जिसमें किसानों को कुचल दिया गया था, उसके मुख्य आरोपी हैं ये कौन? आशीष मिश्रा। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कोई जांच नहीं कर सकती ईडी। ये आप देखिए, फर्मों के खिलाफ पीएओ के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द। ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। छत्तीसगढ़ के फतेहपुर कोल ब्लॉक में के आवंटन से जुड़ा है। आरोप है कि याचिकाकर्ता और उसके भागीदार ने कोल ब्लॉक की खरीद के लिए अपनी संपत्ति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। फार्म के खिलाफ 2014 में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके आधार पर ईडी ने अलग से रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया कि अपराध में आय से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार किया गया है। याचिकाकर्ताओं की आपत्ति यही रही थी कि जब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई तो ईडी ने रिपोर्ट कैसे दर्ज की है। और सीबीआई की उल्लेख हो चुका है यहाँ, तो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। धर्मशाला में हाईकोर्ट की पीठ गठित करने से संबंधित याचिका खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, धर्मशाला आप सभी जानते हैं, जब हिमाचल प्रदेश की एक राजधानी पहली शिमला, दूसरी धर्मशाला है। इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। लोकतंत्र जनवरी, तो इस तरह के कार्टून भी आपके कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पर भी सोचा करिए, लिखा करिएगा आप लोग। वर्षा और भूस्खलन से भारत जोड़ो यात्रा रोकी गई है राहुल गांधी की। और 27 को बनियाल के खारपुरा फिर कश्मीर रवाना होगी यात्रा। ये आप सभी जानते हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, उन्हीं की बात हो रही है। चलिए, ये भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। संविधान भारतीय लोगों की वास्तविक एकता को प्रदर्शित करता है जो लोगों की संप्रभुता की मूल भावना पर आधारित है। इतिहास की सदियों के बाद भारत पहली बार वास्तविक रूप से एकीकृत हुआ है। हमको एक होकर काम करना है। वल्लभ भाई, आप देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, देश को एक करने में आप देखते हैं 565 रियासतें हुआ करती थी, सबके अपने अपने अलग होने के सपने हुआ करते थे।
तो इसमें सबसे ज़्यादा किसी का योगदान जाता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जाता है। और आप देखते हैं जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद अंतिम समय तक कहती रही कि हमें नहीं अलग होना है, हम अलग देश बनेंगे। अबे बीच भारत में हो, आप अलग कैसे बन जाओगे? और बिहार में समाप्त हो चुकी है महागठबंधन की सरकार, घोषणा शेष है, आरसीपी कह रहे हैं ये चल रहा है। नीतीश बोले जब मन चले जाए, कुशवाहा बोले ऐसे नहीं जाएंगे। जदयू की रीति के अनुकूल ही हो रही है उपेंद्र की तैयारी, विदाई की तैयारी। और ऐसा झूठ फैलाओगे तो भाजपा को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। भाजपा की कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की उपस्थिति को लेकर इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट से नाराज उमा भारती ने पार्टी के नेताओं को नसीहत दे डाली। और इन्हें भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ठिकाने लगा दिया है। अब आप देखिए इनको कहीं आप लोग बड़ी राजनीतिक पदवी नहीं मिली हुई है बीजेपी की तरफ से, और बड़ी बड़ी रैलियों में आप लोग इन्हें देखते भी नहीं होंगे, बैठकों में। लोग जल्द ही केसीआर के निरंकुश शासन से मुक्त होंगे, भाजपा तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष ने कहा है। और तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें तो हैदराबाद इसकी राजधानी और ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। बंगाल में तृणमूल विधायक की पार्टी नेता से पैर दबाते तस्वीर प्रसारित हुई है, सियासी सरगर्मी तेज। गुजरात विधानसभा के निर्णय से पहले ही चावड़ा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष कार्यालय। चलिए, गुजरात में भी आपने देखा होगा चुनाव हुए थे। ये बार बार चुनाव की बात होती ही रहती है। ये विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आप सभी जानते हैं कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सिंधे गुट के साथ भाजपा पर का बीएमसी में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य। ये आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी काफ़ी राजनीतिक ड्रामा हुआ। मुंबई इसकी राजधानी है। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर इन्हीं के पार्टी के विधायक बीजेपी के साथ मिल गए, इनकी सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए। सिद्धू के जेल से घर पहुंचने का रूट मैप जारी, पंजाब सरकार रिहाई पर है चुप। ये आप सभी जानते हैं कि कॉमेडी, कपिल कॉमेडी में शो में भी आप लोग इन्हें देखे होंगे। क्रिकेटर भी थे, राजनीति भी करते थे, लेकिन कहते हैं कि पंजाब में कांग्रेस के डूबने का सबसे बड़ा कारण सिद्धू ही रहे, क्योंकि इनकी गुटबाजी सामने आती रही। पंजाब की झांकी नहीं हुई शामिल, सियासत शुरू हुई। भगवंत मान ने कहा कि यह पंजाब के बलिदानियों का अपमान है। भाजपा ने मान अपनी गलती का ठिकरा हमारे सिर पर फोड़ रहे हैं। चलिए, राजनीति होती रहती है। सशस्त्र बलों के 412 कर्मियों को वीरता पुरस्कार, अन्य सम्मान दिए जाएंगे। और एक बात आप लोगों को मालूम है, सीआरपीएफ अधिकारी प्रकाश रंजन मिश्रा को 8वीं बार वीरता पदक दिया जा रहा है। और 6 वीरों को कीर्ति चक्र दिए जाएंगे, 4 को मरणोपरांत, 15 को वीरों का शौर्य चक्र से किया जाएगा सम्मानित। और हमारी सेना ही ये सबसे अच्छा कर्तव्य निभाती है। आप सोचिए कि गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी हो, अपनी जान तक दे देती है अपने देश की सुरक्षा के लिए। हमें स्वयं को आज के दिन एक शांतिपूर्ण किंतु अपने सपने को साकार करने के लिए के प्रति पुनः समर्पित करना चाहिए, जिसने हमारे राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नेताओं और सैनिकों को अपने देश के एक वर्गहीन, सहकारी और मुक्त और प्रसन्नचित समाज की स्थापना के रूप में सपने को साकार करने की प्रेरणा दी है। हम इस दिन की यह याद रखना चाहिए कि आज का दिन आनंद मनाने की तुलना में समर्पण का दिन है। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति साहब थे। ठीक है, तो ये भी देखिएगा, पढ़ते रहिए। इस तरह के बड़े जो आपके रहते हैं, इनके कोट जरूर पढ़ना चाहिए। और उन नेता विजेताओं के बारे में जाने जिन्हें मिला है पद्म सम्मान। ये बालकृष्ण दोषी, ये मरणा के बाद मिला है इन्हें। वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित होने वाले देश के पहले वास्तुकार की बालकृष्ण दोषी। और आप देखेंगे कि लगभग 7 दशक के बाद करियर में देश की 100 से अधिक परियोजनाओं का पूरा किया, जिनमें से कई सार्वजनिक संस्थाओं थी। देश पूरी भारत में किफायती आवास प्रदान करने में अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। जाकिर हुसैन भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। संगीत की दुनिया में बड़े पैमाने पर उनके योगदान की काफ़ी सराहना की जाती है। जाकिर हुसैन को व्यापक रूप से समकालीन विश्व संगीत आंदोलन का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा का कर्नाटक के अब तक के उच्च शिक्षित मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। और वर्ष 1989 में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष बने। 1992 में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने। और वह अक्टूबर
1999 से मई 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। 6 दिसंबर 2004 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी इन्होंने। दिलीप महालनोबिस मरने के बाद मिला है। बंगाल के रोग विशेषज्ञ दिलीप महालनोबिस ने ORS और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के व्यापक उपयोग का बड़ा बीड़ा उठाया था, जिसके बारे में अनुमान है कि इससे विश्व स्तर पर 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान शरणार्थी शिविरों में सेवा करने के दौरान महालनोबिस ने ORS की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया था। और श्रीनिवास वर्धन एक भारतीय गणितज्ञ हैं जो अमेरिका में कम काम करते हैं। वह संभवतः सिद्धांत में अपनी मौलिक योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2007 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और राजनीतिज्ञ थे। वे 1989 से 1991, 93 से 95, 2003 से 7 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 1996 से 98 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया था। तो ये भी याद रखिए। पद्म विभूषण मिले हुए हैं। और पद्म भूषण की बात करें तो डॉक्टर SL वेरप्पा को मिला है। एक कुछ लोग हैं जो चर्चा में रहे हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। डॉक्टर SL वेरप्पा एक उत्कृष्ट साहित्यकार, वह दक्षिण भारतीय भाषा कन्नड़ में लिखते हैं और उनके उपन्यासों का व्यापक रूप से भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। कुमार मंगलम बिड़ला भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं, जो 6 महाद्वीपों के 36 देशों में काम करती है। दीपक धर भारतीय भौतिक विज्ञानी है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे के भौतिक विभाग में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं और सांख्यिकीय, भौतिकी और स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं। स्वामी चिन्ना जीयर एक भारतीय धार्मिक गुरु और योगी तपस्वी हैं जो श्री वैष्णववाद पर अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं। सुमन कल्याणपुर, ये आप देखें भारत में सम्मानित फारस गायिकाओं में से एक और सुमन कल्याणकर। कपिल कपूर भाषा विज्ञानी, साहित्य के विद्वान और भारतीय बौद्धिक परंपराओं के विशेषज्ञ हैं। वह JNU के पूर्व प्रोफेसर, वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका और लेखिका। इसके अलावा यह इन्फोसिस फाउंडेशन का अध्यक्ष। कमलेश डी पटेल को उनके अनुयायियों के बीच दाजी के नाम से भी जाना जाता है। वे युवाओं को आत्म प्रबंधन और व्यवहारिक साधन एवं सार्वभौमिक मूल्यों से परिचय कराने में दृढ़ विश्वास रखते हैं। और पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची देख लीजिए। डॉक्टर सुषमा आचार्य अध्यात्म से जुड़े हुए हरियाणा के हैं। जोधियाबाई बेगा कला से मध्य प्रदेश की हैं। प्रेमजीत बारिया कला से दादरा और नगर हवेली दमन द्वीप से संबंध है इनका। आप लोग जिस राज्य से संबंध रखते हैं उसके बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उसके एग्जाम में पूछ लेगा। उषा बारले कला से छत्तीसगढ़ की हैं। मुनीश और चंदावर चिकित्सा से मध्य प्रदेश के। हेमंत चौहान कला से गुजरात के। मनुभाई चित्रकला गुजरात। हेमोपोआ चूटिया कला से असम। नरेंद्र चंद देव वर्मा मरने के बाद मिला है जनसेवा में त्रिपुरा के हैं। सुभद्रा देवी कला में मिला है बिहार की हैं। खादर वल्ली डोडी कुला ए विज्ञान और इंजीनियरिंग में मिला है कर्नाटक के हैं। हेमचंद गोस्वामी कला में असम के हैं। पित्ती काना गोस्वामी कला के लिए पश्चिम बंगाल के हैं। राधा चरण गुप्त साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश के हैं। मुदा होगु विजय गुप्ता विज्ञानी और इंजीनियर तेलंगाना के हैं। अहमद हुसैन और मोह हुसैन संयुक्त कला के लिए राजस्थान के हैं। दिल साद हुसैन कला उत्तर प्रदेश के। भीखू रामजी इदाते सामाजिक कार्य महाराष्ट्र। CI इस्हाक साहित्य और शिक्षा केरल। रतन सिंह जग्गी साहित्य और शिक्षा पंजाब। और कहाँ के? पंजाब के। विक्रम बहादुर जमातिया सामाजिक कार्य के लिए त्रिपुरा के। राम कुई वांगवे जिने इस सामाजिक कार्य के लिए असम के। राकेश राधे श्याम झुंझुनूवाला मरने के बाद मिला है व्यापार उद्योग से जुड़ा हुए थे महाराष्ट्र के। रतन चंद कर चिकित्सा से जुड़े हुए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं। महिपत कवि एक कला से गुजरात के। M कीरावनी एक कला से आंध्र प्रदेश। आरिज खम्बाटा मरने के बाद मिला है व्यापार उद्योग से जुड़े हुए थे गुजरात के थे। परशुराम कोमाजी कोने एक कला के लिए महाराष्ट्र। गणेश नागप्पा कृष्ण राजनाय एक विज्ञान और इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश। मगुनी चरण कुवार एक कला उड़ीसा। आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा बिहार के हैं। आनंद कुमार को आप लोग जानते होंगे। अरविंद कुमार विज्ञान और चिकित्सा उत्तर प्रदेश। डोमर सिंह कुमार कला के लिए छत्तीसगढ़। राइजिंग वोर कुर कला के लिए मेघालय। हीराबाई लेवी सामाजिक कार्य के लिए गुजरात की है।
तो ये नाम आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। श्री श्री रविशंकर के हेलीकॉप्टर को आपात लैंडिंग की गई है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यात्म गुरु श्री रविशंकर के हेलीकॉप्टर की बात हो रही। तमिलनाडु के रोड के ओक्कम गवर्नमेंट स्कूल के मैदान में खराब मौसम की वजह से। मुर्शिदाबाद में तृणमूल नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को कोर्ट ने भेजा समन। पाटीदार नेता भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को अहमदाबाद में एक ग्रामीण कोर्ट ने समन भेजकर 8 फरवरी को उपस्थित होने के लिए कहा है। आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस के साथ दुर्व्यवहार के मामले में पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। ज्योति मठ को भी किया जा सकता है शिफ्ट। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ज्योति मठ उत्तराखंड में आपकी क्या हो रही है, आपदा आ चुकी है, दरारें पड़ रही है घरों में, सड़कों पर, इमारतों में, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये उत्तराखंड में देखेंगे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेगी। बिहार में मंचलों ने से बचने के लिए चलती बस से कूदी शिक्षिका। ये आप देखिए कहाँ से हिम्मत आ जाती है इन लोगों में। टीएमसी विधायक की दादागिरी, बोले पुलिस 2 रुपये की नौकर है। उम्र 17 होती ही वोटर बनने के लिए कर सकते हैं आवेदन। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदली और चुनाव आयोग ने नियमों में किया बदलाव। अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 18 वर्ष की इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पहले ही आवेदन कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि 18 साल के हो जाएंगे तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डाल पाएंगे, ठीक है। जगदलपुर में गणतंत्र दिवस परेड में आज भाग लेंगे सुरक्षा बल में तैनात थर्ड जेंडर। और आप देखिए अब थर्ड जेंडर से भेदभाव करने का कोई वो नहीं बचा हुआ है, उन्हें भी बराबर संविधान में आप देखते हैं जगह दी गई है। अधिकार दिलाकर निभा रहे हैं समाज को सशक्त करने का दायित्व। पहल से बनाई सैकड़ों बच्चों के लिए शिक्षा की राह। पारदर्शिता की जंग में ITI बनी सशक्त और ऐसे खुली भ्रष्टाचार की कलई। ये आप देखिए RTI की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सूचना के अधिकार की बात हो रही है, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश के लोग इसका उपयोग ही नहीं करते हैं। अगर उपयोग करेंगे तो आप देखिए बहुत आगे तक हम लोग देश को ले जा सकते हैं। हिमपात से कश्मीर का शेष दुनिया से कटा संपर्क और देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम में हुआ बदलाव। विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार, अयोग्य लोगों को नौकरी से हटाए SSC। मोरबी हादसे की आरोपित कंपनी मुआवजे देने को राजी हुई है। गुजरात में एक आप देखिए पुल गिरा था जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। पुणे में नदी में मिले थे 5 रिश्तेदार गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व मंत्री की सरस्वती पूजा की मांग जेल प्रशासन ने ठुकराई। देख लीजिए ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हैं। सुरक्षा बलों ने पूंछ में गुफा में बने आतंकी ठिकाने को किया ध्वस्त। चलती ट्रेन से हेडफोन गिरा तो रेल मंत्री को किया ट्वीट, 6 घंटे में ढूंढा। देख लीजिए JP नड्डा के बेटे हरीश का जयपुर में हुआ विवाह। JP नड्डा के बेटे का, ठीक है। हिंदुओं को लेकर अवैध टिप्पणी करने वाले अपनाए हिंदू धर्म, अपनाया न। चलिए अब देखिए चल रहा है सब धर्म परिवर्तन की बातें हो रही है। हमारा संविधान रोकता नहीं है, बस आप देखिए धर्म संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसमें लालच फरेज ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। 48 जवानों की हत्या के आरोपी 25 लाख के नक्सली कमांडर का समर्पण। बिहार झारखंड में 60 से अधिक नक्सली हिंसा के मामले में रहा था ये आरोपित। और ये आप देखेंगे नक्सली कमांडर नवीन यादव, सर्वजीत यादव ने आत्मसमर्पण किया है। ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और क्या है कि इन्होंने अलग सोच है, इनकी अलग आप देखेंगे रास्ता अपनाया हुआ है। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद के नाम से भी जानते हैं से। और जहां कभी था आतंकियों का खौफ, वहां घर घर तैयार हो रहे हैं तिरंगे। कुपवाड़ा के दर्दपोरा गांव में गणतंत्र दिवस के लिए महिलाएं राष्ट्रध्वज तैयार करने में जुटी हुई हैं। अच्छी बात है, 370-35 से हट चुका है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में को 2 भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया था। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा भी आपको देखने को मिलेगी। टिकट का दर्जा घटाने पर एयरलाइन लौटाएगी रकम। घरेलू उड़ानों में टिकट का 75%, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 30 से 75% लौटाना होगा। विमान के केबिन में कैमरा लगाने से बढ़ेगी सुरक्षा, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं ना। पिछले साल चलती ट्रेन में पथराव की हुई थी 1503 घटनाएं, देखिए। और स्वामी विवेकानंद, भारत ने हजारों वर्षों में शांतिपूर्वक अपना अस्तित्व बनाए रखा है। यहाँ जीवन तब भी था जब ग्रीस अस्तित्व में नहीं था।
इसमें भी पहले जब इतिहास का कोई अभिलेख नहीं मिल रहा और परंपराओं ने उस अंधकार भूतकाल में जाने की हिम्मत नहीं की, तब से लेकर अब तक विचारों के बाद नए विचार यहाँ से उभर कर आते रहे और प्रत्येक बोले गए शब्दों के साथ आशीर्वाद और इसके पूर्व शांति का संदेश जुड़ा रहा है। हम दुनिया के किसी भी राष्ट्र पर विजेता नहीं रहे और यह आशीर्वाद हमारे सिर पर और इसलिए हमें जीवित है। हमारे कौन कह रहे हैं, ये आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद। इन सब के शब्द जो है रहते हैं, इन्हें आप लोग याद रखा करिएगा, कोट पढ़ा करिएगा, ठीक है। और आप देखेंगे बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर पुलिस ने दी क्लीन चिट। तो सैया भाई कोतवाल तो काहे का डर। केरल हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद फैजल का दोष और सजा निलंबित की है। ये आप देखेंगे लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल को केरल हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें हत्या के प्रयास के मामले में उन्हें दोषी करार दिए जाने के 10 साल की उम्र की सजा के फैसले को बुधवार को निलंबित कर दिया है। लखनऊ के अलावा अपार्टमेंट हादसे में पूर्व मंत्री का बेटा भी गिरफ्तार हुआ है। घटिया निर्माण के कारण आप देख रहे हैं जो गिर गई, कुछ लोगों की इसमें डेथ भी हुई है। कोर्ट के आग्रह आयुब मामले में 31 के बाद करें सुनवाई। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा आयुब के समन की बात हो रही है। होशियारपुर में गौ मांस और सांभर की खाल बरामद। तनाव पंजाब के होशियारपुर में पहले हिंदू सेना के बाद की पोषणीयता पर होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा की बात हो रही है। मतांतर रोकने और घर वापसी का अभियान तेज करेंगे संत। उत्तर प्रदेश में महिला बच्चों का जबरन मतांतरण कराने में 10 साल की सजा। देखिए महाराष्ट्र में बंजारा महाकुंभ से संघ का कई लक्ष्य साधने का प्रयास है। पानीपत में होगी संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक। संघ यानी कि आरएसएस की बात होती है और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात होती है। और आप सभी जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। मुफ्त शिक्षा के बहाने ईसाई बनाने की साजिश 7 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इंदौर में आप देख रहे हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसी का एक शहर है इंदौर, ठीक है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं। विधान परिषद नहीं है। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए आप लोग याद रखिएगा, जो आपके महत्वपूर्ण एडिटोरियल आर्टिकल रहते हैं संपादकीय पाठ, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ अन्य न्यूज़पेपर के, लेकिन जो दैनिक जागरण में रहता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। गणतंत्र के उत्कर्ष की राय। तो आप देखेंगे कि आज से 73 वर्ष पहले हमारे राष्ट्र शिल्पियों ने शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान लागू किया था। संविधान का आरंभ उद्देशिका से होता है और जब आप लोग संविधान पढ़ते हैं ना, उद्देशिका सबसे पहले पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि आप लोग अंदर क्या दिया गया है, क्या कहा गया है, पूरा एक ओवरव्यू आपको उद्देशिका से भी पता चल जाता है। और उद्देशिका में संविधान को लेकर कुछ आधारभूत स्थापनाओं के लिए भारतीय समाज की प्रतिश्रुति उल्लेखित है, जो संविधान का आधार बनकर उसके प्रयोग की संभावनाओं और सीमाओं को रेखांकित करती है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के 4 मानवीय और सभ्यता मूलक लक्ष्यों को समर्पित ये प्रतिश्रुतियां भारतीय समाज की उन भावनाओं के साथ तथ्य को प्रतिबिंबित करती हैं जो एक आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना को मूर्त आकार देती है। हमारा संविधान जनगण मन का जय घोष करते हुए जनता को सर्वोच्च शक्ति संपन्न होने का समर्थ देता है और अपेक्षा करता है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका अनुपालन किया जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार लोकहित में इसके परिवर्तन भी लाया जा सकता है। उद्देशिका देश की प्रगति के लिए कसौटी का भी काम करती है। यह देशवासियों से पूछती है कि एक इकाई के रूप में देश की यात्रा किन पड़ावों से गुजरकर कहाँ पर पहुंची है। इस दृष्टि से सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे उपायों के माध्यम से सुनिश्चित करती रहे कि इन महान लक्ष्यों की पूर्ति निर्बाध रूप से हो है और प्रजा का सुख लोक संग्रह शासन के लिए लक्ष्य के रूप में प्राचीन कला से ही स्वीकृत रहा है। इसे ही राम राज्य कहा गया था, जिसका उल्लेख महात्मा गांधी ने भी किया था। यानी कि सबको बराबर सुख मिले, सबको विकास हो, उसी को राम राज्य कहते हैं। लेकिन आजकल राम राज्य का अलग ही अर्थ निकाल लिया जाता है और हर 5 साल में आप देखते हैं कि जनता के बीच नेता आते हैं, आप उनसे बदला ले सकते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि हमारी जनता कितनी जागरूक है। आज के युग में सामर्थ्य ही स्वतंत्रता तय करती है और स्वतंत्रता से सामर्थ्य उपजी और स्वतंत्रता विकल्प चुनने की छूट देती है। उसकी मौलिक शर्त आत्मनिर्भरता होती है और स्वतंत्रता तभी संभव है जब समता हो और विषमता का होना प्रभुत्व और वर्चस्व को जन्म देता है। सद्भाव की परिस्थिति होने पर ही सक्रिय और सृजनशील
प्रवृत्तियों का विकास हो सकेगा। इस तरह उद्देशिका की स्थापना बिना किसी भेदभाव के सबको साथ रहने और मानवीय गरिमा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ते रहने के विकल्प उपलब्ध कराती है। ये शोषण और दमन के विरुद्ध निर्भर होकर आत्मविश्वास और परस्पर सौहार्द के साथ जीवन जीने के लिए आमंत्रण देती है, और गणतंत्र का उसका इन्हीं स्थितियों को बनाने और बनाए रखने में निहित होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब किसी दूसरे द्वारा नहीं बल्कि जनता उसके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। आधुनिक गणराज्य या रिपब्लिक का स्पष्ट आशय राज्य की ऐसी व्यवस्था से जो शासक विशेष की व्यक्तिगत संपदा ना हो। इसका इस अर्थ में गणतंत्र जनता का स्वराज है, यहाँ जनता राजा होती है। गणतंत्र या रिपब्लिक आज एक विधि सम्मत शासन प्रणाली के रूप में पश्चिम की देन मान ली जाती है, परंतु गण शब्द का उपयोग वेद और पुराण आदि में मिलता है। गणतंत्र की बात होती थी तो हम लोगों ने किसी से कुछ उधार नहीं लिया। जो आज दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है उस पर हमारे महापुरुष रहे हैं, बताते गए हैं। अब चुनावी रणनीतिकारों की बात होती है, आपको लगता है कि कौटिल्य से बड़ा कोई चुनावी रणनीतिकार होगा? देखिए, एक निचले तबके के लड़के को उठाकर राजा बना दिया, तो आप समझ सकते हैं गुरु की यहाँ महत्व भी समझ सकते हैं। पर्णीकृत अष्टाध्यायी और व्यास के महाभारत में गणों और गण संघ, गण सभा और मतदान का उल्लेख मिलता है। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य माना गया। यह 2500 वर्ष पहले भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था की उपस्थिति दर्ज कराता है, और यह समितियां थीं और जो आम जनता के लिए नीति निर्माण करती थी। यहाँ का शासक जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता था। चीनी यात्री हैंसांग के यात्री वृत्तांत से भी इसकी पुष्टि होती थी। बौद्ध काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कालांतर में मुगल और अंग्रेज आक्रांताओं ने भारत भूमि पर कब्जा किया है और अंग्रेजों ने अखंड भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। तब से आज तक भारतीय गणतंत्र अनेक आंतरिक और बाह्य चुनौतियों के सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहा है। यदि आपातकाल की दुखद घटना को छोड़ दें तो अब तक जनता द्वारा विधिवत चुनी हुई सरकारों का ही शासन रहा है। जनता ने सरकारी नीतियों से संतुष्टि और असंतुष्टि के आधार पर समर्थन दिया है। विभिन्न दलों की सरकारें आती जाती रही हैं। इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगाई गई, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, उसके बाद जो चुनाव हुआ आप देखिए, उसमें बुरी तरह से इंदिरा गांधी को चुनाव हार का सामना करना पड़ा था। वो अपनी सीट नहीं बचा पाई थी, लेकिन फिर उन्होंने माफी मांगी, जनता ने उन्हें फिर से प्यार दिया, फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। इस समय अपार जनसमर्थन वाली भाजपा की सरकार केंद्र के साथ ही कई राज्यों में भी है। इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाते हुए एक विश्वसनीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी अपने संवाद कौशल से समर्थ भारत की नई छवि गढ़ने में सफल हुए हैं। उनके नेतृत्व में आज कोविड के बाद के कठिन वैश्विक हालात में भी देश की अर्थव्यवस्था उन्नति की ओर है। भारत की गणना सबसे तेजी से वृद्धि कर रही है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हो रही है और शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के संगठन G20 की अध्यक्षता भी इस समय भारत के पास है। विश्व के मंचों पर आज भारत की आवाज गौर से सुनी जाती है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब हम मंथन करते हैं तो यही लगता है कि क्या लगता है? ये लगता है कि स्वतंत्रता और स्वराज यानी कि अपने ऊपर अपना राज स्थापित करने का अवसर तो मिला है, किंतु उसे संभालना सरल ना था। स्वराज के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमने स्वतंत्रता की कपिति कर स्वाद तो चखा, परंतु उसके साथ दायित्व स्वीकारने और कर्तव्य निभाने में कुछ ढीले पड़ते हैं गए। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की जान है, परंतु निरंकुशता और स्वच्छंदता समाज के लिए घातक है। देश को देने की जगह जगह चटपट क्या पालें, इस चक्कर में भ्रष्टाचार, भेदभाव, अवसरवादिता आदि को छूट मिलने लगी है। साल भर चुनाव की घंटी बजते देख आम आदमी थका थका सा दिखने लगता है। उसकी बढ़ती उदासीनता को देखते हुए राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। कोई नई बात नहीं है, पहले भी होते थे। और बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं का समाधान चिर प्रतिष्ठित है और मगर धन बल, अपराध, परिवारवाद के साथ राजनीति चिंताजनक होती जा रही है। सार्वजनिक सभाओं में ही नहीं, लोकसभा राज्यसभा में सार्थक विचार विनिमय की जगह अनर्गल टिप्पणी, तोड़फोड़, अबद्ध व्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप लोग इसे देखते भी होंगे। राजनीति में शुचिता लाए बिना देश की गति नहीं मिल सकती है और जन कल्याण के स्वप्न को पूरा करने के लिए स्वप्न उत्सव की मानसिकता और आडंबरों और कानून कांडों से उबरना होगा। देश ऋण स्मरण करते हुए देश को जीवन में जगह देनी होगी और अमृतकाल में इस गणतंत्र को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए तत्पर होना होगा। अच्छी बात है, पढ़ा करिएगा, ठीक है। पराक्रम और पुरुषार्थ को सम्मान, अंडमान निकोबार की द्वीप का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है।
ये आप देखिए कॉलम संत और वसंत, ये अच्छा लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करेंगे, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। ये आप देखिए देश बदल रहा है, गणतंत्र दिवस की बात हो रही है तो देश बदल ही रहा है। गरीबी हटे, शिक्षा सभी को मिले, स्वास्थ्य सभी को मिले, तब मुझे लगता है और अच्छी बात है। सकारात्मक सोच, पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने का इरादा जाहिर किया है। संविधान पर्व, राष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी प्रभावशाली शक्तियां होनी चाहिए ताकि किसी संवैधानिक टकराव की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। लेकिन आप देखते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति है ना, वो एक तरह से आप देखते हैं कि मोहर है केवल, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में होती है। और ये आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो कह दें वही राष्ट्रपति को करना पड़ता है, ये हकीकत भी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या था, क्योंकि चुनाव किसके द्वारा होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अब जिसके पास बहुमत होगा वही का राष्ट्रपति बनेगा। जैसे द्रौपदी मुर्मू है, बीजेपी की राष्ट्रपति है, एनडीए की राष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए ये भी आप देखिए, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायक और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है। चलिए तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। पुलिस और नागरिकों के बीच बने बेहतर संबंध, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, और आप लोग देखेंगे ये हकीकत भी है। हमारी आम जनता और पुलिस के बीच बड़ा अच्छा मेल जोल नहीं है, ये तो आप सभी को भी मालूम होगा। इस जनता के प्रति बड़े पुलिस की संवेदनशीलता, पुलिस से डरती है जनता अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, इनके व्यवहार से। खरी खरी स्मार्टफोन से बदलते साहब, ये तंज कसा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रहे हैं उनके नेता, ये आप देखिए पहले भी हुआ है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि इनके नेता जो बयानबाजी करते हैं उसका नुकसान कांग्रेस को देखने को मिलता है। एक इच्छाओं के विस्फोटन की ऋतु, ऋतु को पीछे धकेल बसंत का आगमन हो चुका है। बसंत मात्र एक भावना में सीमित नहीं है, अपितु अनंत इच्छाओं के विस्फोटन और प्रगटन की ऋतु भी कहा जाता है इसे, पढ़ लीजिएगा। अगले वित्त वर्ष 6.2% रहेगी भारत की विकास दर, यूएन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था संभावनाओं पर जारी की है रिपोर्ट। और यूएन की बात होती है तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। भारत के साथ उच्च गुणवत्ता वाली एफटीए सर्वोच्च प्राथमिकता है, मुफ्त व्यापार समझौता की बात हो रही है। डाटा की बढ़ती लागत चिंता का विषय है। और ग्रीन बॉन्ड की पहली किस्त पूरी तरह सब्सक्राइब होगी। और टाटा मोटर्स को 3000 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। फिर टूटा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का फ्रंट सस्पेंशन। ईवी विकास पर 220 करोड़ का निवेश करेगी ओकिनावा इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों के लिए। ये आप देखिए पर्यावरण के अनुकूल रहता है और आप देखेंगे प्रदूषण भी कम फैलाता है। सरकार खुले बाजार में बेचेगी 30 लाख टन गेहूँ। और हिंडनबर्ग की शेयर धोखाधड़ी के आरोपों को अदानी समूह ने बताया निराधार। क्या है रिपोर्ट? अमेरिकी कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अदानी की नेटवर्थ 120 अरब डॉलर है। इसमें से 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफा पिछले 3 साल में हुआ। इसका कारण समूह की सूचीबद्ध 7 कंपनियों के शेयरों में तेजी है। इनमें इस दौरान औसतन 819% की वृद्धि तेज दर्ज की गई। रिपोर्ट में अदानी परिवार को नियंत्रण वाली मुखौटा इकाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ये कंपनियां कैरिबियाई और मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक में है। और इसमें दावा किया गया है कि इन इकाइयों का उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी को अंजाम देने के लिए कहा गया। और कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है इनका भी बड़ा योगदान है इनकी संपत्ति बढ़ाने में। ये आप लोग सुनते रहते होंगे, आरोप लगता रहता है। बजट हलवा समारोह आज डिजिटल रूप में होगा पेश। बजट आपका वित्त मंत्री का भाषण पूरा होते ही यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर हो जाएगा अपलोड। बजट छपाई से जुड़े कर्मचारी बजट पेश होने तक नॉर्थ ब्लॉक के इलाके में ही रहेंगे, ये बाहर नहीं आएंगे अब, ठीक है। तो ये परंपरा है हलवा खाने की। और आप लोगों को एक और बात, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 112 में आप लोग क्या देखते हैं, वित्तीय वार्षिक विवरण की बात की गई। बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया संविधान में। आरिफ ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के समय पर उठाया सवाल। केरल के राज्यपाल ने बड़गाम में उमर अब्दुल्ला के करीब मोहम्मद सागर के मकान पर चला बुलडोजर। सीबीआई को बीरभूम में सहकारी बैंक में फिर मिले 153 फर्जी खाते। आप देखें स्क्रीनिंग में शामिल छात्रों पर कार्रवाई की तैयारी हुई। जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बांग्लादेशी ने बनवा रखा था भारतीय पासपोर्ट, राष्ट्रगान नहीं गा पाने पर पकड़ा गया। कोयम्बटूर में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले गिरफ्तार हुए। वृद्ध शिक्षक की पिटाई पर मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार से मांगी रिपोर्ट।
अभी आपने देखा होगा कि ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा था, 2 महिला कांस्टेबल पुलिसकर्मी उनकी पिटाई पिटाई कर रहे थे। मानव अधिकारों की अगर हम लोग बात करें, इन्हीं के लिए मानव अधिकारों की बात होती रहती है। मानव अधिकार आयोग यही काम करता है लोगों की अधिकारों की रक्षा के लिए एक तरह से। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, 12 अक्टूबर 1993 इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, आप लोग बताइएगा नीचे। पॉम्पियो का दावा, 2019 में परमाणु युद्ध के करीब आए गए थे भारत पाकिस्तान। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने अपनी नई पुस्तक में किया ये दावा। चलिए, और पाक के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, देख लीजिए। हम सभी भारतीयों का अभिवादन करते हैं जिन्होंने हमें हमें गिनती करना सिखाया, जिसकी बिना विज्ञान की कोई खोज नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक ने कहा था। चलिए, पढ़ते रहा करिए, देखते रहा करिएगा। अमेरिका में भारतवंशी की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। अमेरिका विज्ञान प्रतियोगिता में फाइनल में 5 भारतवंशी पहुंचे हैं। बाइडन समझते हैं नौकरी जाने पर का परिवार पर पड़ता है असर। व्हाइट हाउस में ने कहा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं राष्ट्रपति। नौकरी जाने से बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवर परेशान हैं। चलिए, और यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने को जर्मनी तैयार हुआ है। ये आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, तो उसी को लेकर बात हो रही। कब ये ख़त्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। इजरायली सेना ने फलस्तीनी हमलावरों का घर गिराया। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने क्रिस हैफकिंग, देख लीजिए इन्हें। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति पेंस के घर मिले गोपनीय दस्तावेज। ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में गूगल के प्रभुत्व को लेकर अमेरिका में मुकदमा हुआ है। आरोप लगाया गया है कि गूगल तानाशाही से मुक्त व निष्पक्ष बाजार पर खतरा है। न्याय विभाग 8 राज्यों में फेडरल कोर्ट में दायर की अविश्वास याचिका। जर्मनी में ट्रेन में चाकूबाजी, 2 मरे 5 घायल हुए। स्मार्ट बल्ब, फ्रिज, लैपटॉप व कारों के जरिए आपकी जासूसी कर रहा है चाइना, देख लीजिए। तूफान से भारी क्षति अमेरिका के टेक्सास में। नेपाल संसद के सामने आत्महत्या करने वाले व्यवसायी की मौत हुई है। WPL की 5 टीमें 4,670 करोड़ में बिकी। अदानी समूह ने अहमदाबाद की टीम के लिए लगाई सबसे बड़ी बोली। लखनऊ की टीम कापरी ग्रुप ने खरीदी। चलिए, आप देखेंगे महिला प्रीमियर लीग हो रहा है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। महिला क्रिकेट के लिए गेम चेंजर साबित होगी यह लीग। और लक्ष्य साइना इंडोनेशिया मास्टर्स के दूसरे दौर में पहुंचे हैं। एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सब, ठीक है। किसने किस टीम को खरीदा? अहमदाबाद अदानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने 1289 करोड़ रुपए में खरीदा है, देख लीजिए। भारत में अश्विनी को खेलना कठिन होगा, रेनेसा कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कह रहे हैं। नेशंस कप में नीदरलैंड का सामना क्रोएशिया से होगा। एसी मिलान का लगातार 5वें मैच में नहीं मिली जीत। सीरी ए में गत विजेता एसी मिलान की बात हो रही है। ये रोम के हैं, इटली। सूर्य कुमार बने वर्ष के सबसे T20 के क्रिकेटर। दक्षिण कोरिया की हार के साथ एशियाई उम्मीदें खत्म हुई हैं। ये आप देख रहे हैं कि हॉकी विश्व कप हो रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। उड़ीसा में हो रहा है। रूबेलेव को हराकर नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंचे। 9 बार के विजेता हैं नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स में आंद्रे रूबेलेव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है इन्होंने। हैंडबॉल की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे अध्यक्ष इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन के समक्ष। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष ए जगन मोहन राव का व कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे भारत में हैंडबॉल की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। महिला ने माइक टायसन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पूर्व हैबिटेट चैंपियन मुक्केबाज माइक टायसन पर आप देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किए जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स। ये आप देखिए। सीबीआई गुजरात बताए शीतलवाड़ दंपत्ति को फिर जेल क्यों भेजना कोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता है ना शीतलवाड़। अमेरिका ले जाने के नाम पर इंडोनेशिया सिंगापुर भेजकर फिरौती मांगने वाला गिरोह पकड़ा गया। कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज की जरूरत नहीं है, गंगा खेड़कर कह रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद में ये आप देखेंगे इन्होंने कहा है। जाली नोटों के मामले में YSRCP नेता सहित 4 गिरफ्तार हुए हैं। ChatGPT उत्सुकता और आशंकाएं हैं। ये आप देखेंगे इंसानों की तरह लिखने और सवालों के उत्तर देने में सक्षम है क्या ChatGPT।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है इसमें, एआई की। और ये आप देखेंगे कि इंसानों से हो सकता है कि आने वाले समय में इंसानों की तरह बात भी करेगा आपसे। और गणित के कठिन प्रश्नों को हल करने में, प्रोग्रामों को लिखने में और उसे जांचने में, जटिल विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए ये सब काम करेगा। देश का अपना मोबाइल ओएस बन चुका है, ऑपरेशन सिस्टम उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, भार ओएस गूगल के एंड्रॉयड ओएस के बीच मुख्य अंतर यही है कि भार ओएस को गूगल सेवाओं की अनिवार्यता से नहीं जोड़ा गया है। नए कार्बनिक क्रिस्टल से बनेंगे ये आप देखेंगे फ्लेक्सिबल डिवाइस। चलिए पढ़िए लीजिएगा। भस्म आरती में महाकाल की बसंत अर्पित करेंगे पुजारी। मुखबिर करने के आरोप में की गई नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या छत्तीसगढ़ में। पठान का भारी विरोध, मध्य प्रदेश में शो रद्द हुआ है। और पठान मूवी आई हुई ना, तो उसी की बात हो रही शाहरुख खान की। सीवान व जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 12 हुई बिहार में। नहीं रह गए विख्यात ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक, ये ध्रुपद से जुड़े हुए थे, ठीक है। खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हमला करने वाले गिरफ्तार हुए मोहाली पंजाब में। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या में युवक को मौत की सजा दी गई है आंध्र प्रदेश में। देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री की ओर से चादर पेश की गई है। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में 22 को उसके बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और मदाचीता सासा बिहार हुई है। अफ्रीका देश नामीबिया से लाकर कूनो पालनपुर नेशनल पार्क में लाए गए थे ना, उसी में से एक बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आपको बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी मिल जाते हैं, देख लिया करिएगा। खदान में मिला दुनिया का सबसे बड़ा रत्न, गुणवत्ता वाला हीरा। 1905 में आज ही के दिन ब्रिटिश कॉलोनी ट्रांसवाल अब दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खदान में दुनिया का सबसे बड़ा रत्न, गुणवत्ता वाला हीरा कलिनन खोजा गया था। इसका वजन 3106 कैरेट था। खदान के मालिक थॉमस कलिनन के सम्मान में इसका नाम कलिनन पड़ा था। गिलेन कर्टिस ने अमेरिका में उड़ाया दुनिया का पहला हाइड्रोप्लेन। 1911 में आज ही अमेरिका के विमान निर्माता गिलेन कर्टिस ने नॉर्थ आइलैंड में पहली बार हाइड्रोप्लेन उड़ाया था। पानी से टेक ऑफ कर प्लेन 6 फीट ऊपर उठा और लगभग 300 गज की दूरी तय कर वापस पानी पर ही उतारा गया था। प्लेन में पहिए की जगह पंटून लगे थे। गाई दिनलियू अंग्रेजों से लड़ने वाली गुरिल्ला सेना की सेना थी। क्रांतिकारी रानी गाई दिनलियू का जन्म 1915 में आज ही के दिन मणिपुर के तामेंग लांग जिले में हुआ था। ब्रिटिश शासन का अंत करने के लिए 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हैराका आंदोलन में हिस्सा लिया। 16 वर्ष की उम्र में वह भाले और तीर धनुष के साथ अंग्रेजों से लड़ने वाली गुरिल्ला सेना की नेता बन गई। 1932 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1947 में वो आज़ादी के बाद जेल से बाहर आते ही जनसेवा में जुट गई। प्रधानमंत्री की ओर से तामपत्र और राष्ट्रपति की ओर से पद्म विभूषण की उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया। और आप देखेंगे 17 फरवरी 1983 को उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत लोगों का योगदान है इस देश की आज़ादी में, समझा करिएगा। एक्शन भरपूर, कहानी कमजोर। चलिए पठान की। खतरा उठाने में किशोर चिंपैंजी व इंसान एक जैसे हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पर चिंपैंजी किशोर इंसानों की तुलना में होते हैं कमजोर। नई नई खोजें होती रहती हैं ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। भूलने की बीमारी के संभावित कारण का पता लगाने का दावा किया जा रहा है, डेमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी को लेकर। जगदलपुर के घर में जल रहा है 73 वर्ष पुराना बल्ब, देख लीजिए। ग्रेटर लंदन के आकार का आइसबर्ग अंटार्कटिका में लगभग 150 मीटर मोटे फ्रंट आइस सेल्फ से एक अत्यंत विशाल आइसबर्ग अलग हुआ है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं। पर्दे पर एक साथ आ सकते हैं ऋतिक और प्रभास। कला के जरिए देश सेवा करने का मकसद हमेशा रहा है, आयुष्मान खुराना कह रहे हैं। लोक कहानियों की जड़ से जुड़ी फिल्मों पर काम कर रहे हैं वैभव मोदी। बुरा लगता है जब लोग परिवार पर टिप्पणियां करते हैं, रश्मिका मंदाना। बतौर नागरिक मैं अपने कर्तव्यों को समझती हूँ, सीमा पहवा कह रहे हैं। प्यार बांटना है हिंदुस्तान की जिम्मेदारी, बॉबी देओल कह रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है इस न्यूज़पेपर में। तो मुझसे कोई सवाल हो आप लोगों के और सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग ज़रूर बताया करिएगा, ठीक है। और ये हमारा आपका परिवार है, तो यहाँ कोई शर्माने वाली बात नहीं रहती है। आपकी जो भी समस्याएं हुआ करें रख दिया करिएगा, ठीक है। और बढ़ता जा रहा है परिवार, तो जिम्मेदारियाँ भी अपनी बढ़ती जाएंगी। चलिए, तो हम लोग मिलते रहते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।